Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. सो इस वीडियो के अंदर हम MED 008 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने MED 008 के काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसके अंदर से आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मैं आप सभी के लिए मैराथन क्लास लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं MED 008 के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करूँगी। पर फ़िलहाल अभी क्योंकि हम लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन धीरे धीरे कर रहे हैं तो मैं डेली आपके लिए डिफरेंट पेपर्स के वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं MED 008 के वीडियोज़ का वीडियो लेकर आई हूँ, MED 008 का। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ मैं बच्चों की जो बाकी के पार्ट्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर वो वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन में 4 मोमेंट्स बताने हैं इंडिया में जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर हम लोग बताएंगे उन सारे मोमेंट्स के बारे में जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें हमारा आता है चिपको मूवमेंट। ओके, सो जो हमारा चिपको मूवमेंट है वो एक तरीके का नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट था दैट टुक प्लेस इन द 1970s इन उत्तराखंड। और इसने कहाँ पर प्लेस किया, मतलब कहाँ पे शुरू हुआ था ये? सो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1970s इन उत्तराखंड, जो कि अभी करंट डे उत्तर प्रदेश में है। पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको का मतलब होता है टू हग और टू क्लिंच इन हिंदी में। इसका मतलब ये होता है, यानी गले लगाना या फिर चिपकना इसका मतलब होता है। सो द मूवमेंट बिगेन व्हेन लोकल विलेजर्स पर्टिकुलरली विमेन हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। सो ये मूवमेंट कब शुरू हुआ? ये मूवमेंट जब शुरू हुआ जब जो विमेंस थी, पर्टिकुलरली जो वुमेन थी, उन्होंने क्या किया कि ट्रीज़ को हग करना शुरू किया ताकि जो ट्रीज़ हैं उनको काटने से बचाया जा सके ठेकेदारों के द्वारा। सो इसके अंदर जो मेन हमारे नेम्स जो लिए जाते हैं वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं और चंदी प्रसाद भट्ट हैं। सो द मूवमेंट हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इसने हमें क्या चीज़ सिखाई कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ओके, सो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और वहीं जो फॉरेस्ट हैं वो लाइवलीहुड के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों की, जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन होता है यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, फॉरेस्ट उसको भी बना कर रखते हैं। सो द चिपको मूवमेंट सक्सेसफुली रेज्ड अवेयरनेस अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज़ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़। सो यहाँ पर जो चिपको मूवमेंट है उसने अवेयरनेस उठाई और डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत की जो पर्यावरण की नीतियां हैं उसके अंदर। यानी कि भारत में जो भी पर्यावरण के कानून हैं उनको इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो एक बार हम लोग चिपको मूवमेंट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चिपको मूवमेंट में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि मूवमेंट कहाँ पे और कब शुरू हुआ, देन मूवमेंट का मतलब क्या है, और ये जो मूवमेंट है इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, एंड देन कौन इसमें मेन हाईलाइटेड पर्सनैलिटीज़ थी। ये सब चीज़ें आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम दूसरा मूवमेंट पढ़ेंगे जो कि है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो गाइस, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1980s एंड लीड बाय द मेधा पाटेकर इन रिस्पॉन्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। सो जो हमारी नर्मदा रिवर थी उसके ऊपर एक डैम बनने वाला था और उस डैम का नाम क्या था? उस डैम का नाम था सरदार सरोवर डैम। सो यहाँ पर ये जो डैम है मेधा पाटेकर के नेतृत्व में यह काम शुरू हुआ और नर्मदा पर डैम के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। सो द डैम वॉज प्लान टू प्रोवाइड इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो ये जो डैम था इसका काम था कि ये क्या करेगा कि वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंचाई की सुविधा देगा, दूसरा विद्युत उत्पादन में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम ये थी कि इसकी वजह से जो डिस्प्लेस हो जाएंगे कई सारे ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं रिवर के आसपास रहने वाली, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? डिस्प्लेस हो जाएंगी, उनको विस्थापन का खतरा हो जाएगा। सो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसने डिमांड किया कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड किया कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगा देनी चाहिए एंड बेटर रिहेबिलिटेशन फॉर द डिस्प्लेस पीपल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और उसने कहा कि वो सभी लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो सभी जो लोग हैं जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको दोबारा से पुनर्वास मिलना चाहिए। द मूवमेंट ब्रॉट ग्लोबल अटेंशन टू द इशूज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो यहाँ पर ये जो आंदोलन है इसने बांध निर्माण, विस्थापन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था।
उसके बाद हमारा दूसरा जो मूवमेंट है जिसको हम भी पढ़ेंगे वो है आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। तो यहाँ पर जो साइलेंट वैली मूवमेंट है बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि ये शुरू हुआ था 1970s में। कहाँ पे? केरला में शुरू हुआ था। ओके, सो ये जो मूवमेंट है इसका एम था साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करना। सो यहाँ पे साइलेंट वैली यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौन घाटी कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना इसका एम था। सो अ प्रिस्टीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो साइलेंट वैली है ये हमारा एक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो परियोजना थी इसकी वजह से ख़राब होने वाला था। सो द एरिया होम टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना वॉज थ्रेटन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ पम्बा अलियार प्रोजेक्ट। तो ये जो एरिया था ये खतरे में आ गया। यहाँ पे जितने भी पौधे थे, जीव जंतु थे, वो सभी के सभी थ्रेटन मतलब खतरे में आ गए थे, बिकॉज यहाँ पे पम्बा अलियार प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। सो लीड बाय द एनवायरमेंटलिस्ट एंड सपोर्टेड बाय लोकल्स, द मूवमेंट सक्सेसफुली रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इसके अंदर काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, हमारे पर्यावरणवादी जो लोग थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैली। ठीक है, इस मूवमेंट ने अवेयरनेस फैलाई अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, कि जो हमारे जंगल हैं और जो हमारी जैव विविधता है उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो द साइलेंट वैली मूवमेंट इवेंचुअली लीड टू द कैंसलेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ साइलेंट वैली एज अ नेशनल पार्क। सो इस मूवमेंट की वजह से ही जो साइलेंट वैली है वो एक नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बन पाया। ठीक है, और जो जल विद्युत परियोजना थी वो क्या कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। अब हमारा लास्ट है सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट। ओके, तो पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन क्या है? सो द सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स, अ माउंटेन रेंज दैट रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो आपके वेस्टर्न घाट हैं वो माउंटेन रेंजेस है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल चलती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो है इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी हमारे पश्चिम के घाट हैं उन सभी घाटों की रक्षा करना। ठीक है, सो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, होम टू अ यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशल वाटरशेड फॉर द रीजन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो जैव विविधता है वो भी निवास करती थी। सो द मूवमेंट है सॉट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। अब ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट ने क्या मांग की, तो इस मूवमेंट ने मांग की कि जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका माइनिंग आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आता है, उन सबको रोका जाए। ठीक है, जैसे कि खनन, वनों की अंधाधुंध कटाई और औद्योगिक विकास जैसी विनाशकारी गतिविधियों को क्या किया जाए, रोका जाए। तो इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंटल ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटीज़ एंड एक्टिविस्ट एंड हैज़ लीड टू कॉल्स फॉर ग्रेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द रीजन। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो संरक्षण के प्रयास हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग गए, लोकल लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। सो इस तरीके से हमने अपने 4 के 4 मूवमेंट डिस्कस कर लिए हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे। सो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसके अलावा और भी कोई मूवमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आपके पास कोई बाधा नहीं है कि आपको यही वाले करने हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्कस ब्रीफली द रिस्पॉन्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रपोज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स प्रपोज किए, तो आपको बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसके बारे में। सो पहली चीज़ ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड बैरियर्स को लेकर हमेशा परेशान रहती हैं कि व्यापार में जो बैरियर्स लगाए जाते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का विश्वास है कि जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं माइट बिकम ट्रेड बैरियर्स एंड हर्ट देयर एक्सपोर्ट्स, कि अगर वो WTO के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर उनके एक्सपोर्ट्स में उनको प्रॉब्लम आएगी। इट विल हर्ट देयर एक्सपोर्ट्स, दे फील दीज रूल्स फेवर रिच कंट्रीज एंड कैन ईजिली फॉलो दैम। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो मतलब नियम बनाए हैं WTO ने, इसमें अमीर देशों का फ़ायदा होता है जो इन्हें आसानी से लागू भी कर सकते हैं अमीर देश। फिर दूसरी चीज़ ये लोग कहते हैं इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो डेवलपिंग नेशंस है वो कहते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ ने अपना पहले ही विकास कर लिया, उन्होंने पहले ही औद्योगिकरण कर लिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा ली। तो यहाँ पर जब हमारा आज एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एनवायरनमेंट को ख़राब करने की जिम्मेदारी, वो तो हमारे डेवलपिंग नेशंस की थोड़ी है, वो तो अमीर देशों की है।
तो क्या कहते हैं विकासशील देश कि अमीर देशों को पर्यावरण की रक्षा में ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वे अमीर देशों से न्याय और मदद चाहते हैं ताकि पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। ओके, सो दे वांट फेयरनेस एंड हेल्प फ्रॉम रिच कंट्रीज टू मीट एनवायरमेंटल गोल्स। देन तीसरी चीज़ ये है कि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं ऑफन दे लैक मनी और टेक्नोलॉजी भी उनके पास नहीं होती। वो फाइनेंशियल एड और टेक्नोलॉजी की मांग करते हैं हमेशा डेवलप नेशंस से। तो वो नेशंस जो पहले से डेवलप हैं, अमीर हैं, उनसे ये लोग वित्तीय और तकनीकी मदद मांगते हैं। फिर कैसे बैलेंस करते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। तो ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग, वो ग्रो करना चाहती हैं इकोनॉमिकली, साथ ही साथ ये लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे से स्ट्रिक्ट रूल्स में स्लो देयर प्रोग्रेस एंड हर्ट द पुअर। अगर वो WTO के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि गरीबों को नुकसान पहुंचेगा और उन लोगों की प्रगति भी धीमी हो जाएगी। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फॉलो करती हैं। तो डेवलपिंग नेशन सपोर्ट करते हैं एनवायरमेंटल प्लान्स दैट मैच देयर नीड्स एंड ग्रोथ गोल्स। अब हमें पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे वो एक डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फॉलो कर लेती हैं। तो विकासशील देश उन पर्यावरणीय योजनाओं का समर्थन करते हैं जो उनकी ज़रूरतों और विकास के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसमें हमें एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजीज़ के। तो पहली चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं। तो यहाँ पर ये जो ESTs हैं ये वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो हार्म हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करती हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करती हैं, कंजर्व करती हैं रिसोर्सेज को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। तो पर्यावरण संवेदनशील प्रौद्योगिकियाँ वे तकनीकें हैं जो प्रदूषण को रोकने, संसाधनों की बचत करने और सतत विकास को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय नुकसान को कम करती हैं। इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पॉल्यूशन को कम करते हैं। दूसरा, ये इनकी वजह से जो हमारे रिसोर्स हैं वो हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाते हैं, कुशल उपयोग कर पाते हैं अपने संसाधनों का। इको फ्रेंडली इनका डिज़ाइन होता है। और चौथी चीज़ ये कि सस्टेनेबिलिटी को ये जो टेक्नोलॉजी है प्रमोट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि एजेंडा 21 को ध्यान में रखते हुए बताओ। तो एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग जो EST हैं शुड बी सुटेबल फॉर लोकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये ऐसी होनी चाहिए कि जो स्थानीय पर्यावरण और आर्थिक परिस्थिति है उसके अनुसार होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजीज़ मस्ट रिस्पेक्ट एंड अलाइन विद द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्चर से क्या करनी चाहिए, अलाइन भी करनी चाहिए। इसमें लोकल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए जो लोकल लोग हैं उनका। और एनकरेज नॉलेज शेयरिंग। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्रियान्वयन के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान होना चाहिए, यानी कि वो लोग जिनको नॉलेज है वो अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे ज़रूर विजिट करना और ज़रूर जाके वो वाले क्वेश्चंस भी देखना। उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। इफ़ यू वांट PDF यू कैन विजिट आवर वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के और वीडियोज़ भी आगे आते रहेंगे।